everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. Here we are with the novel In the Embrace, A Tale of Soul. So last part हमने छोड़ा था जहाँ पर इबो फाइनली स्थान को लेकर अपने उस ब्यूटीफुल से गार्डन में आ गया था जहाँ वो वॉक करने आए थे। ये कहो पूरी लान फैमिली वहाँ पर एंजॉय करने आई थी। इबो बहुत ज़्यादा हैप्पी था, बहुत ज़्यादा। मैं इस वक्त अपने आप को सातवें आसमान पर महसूस कर रहा था। अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। एंड कहीं ना कहीं उसका चेहरा ये बता रहा था, बिना कहे। एंड जान भी ये फील कर सकता था जिस तरीके से इबो खुश होकर जान को हर एक चीज़ दिखा रहा था। जान की आंखों में भी वो चमक धीरे धीरे कर बढ़ती जा रही थी। ये कहो इबो की वो मुस्कुराहट जान के चेहरे तक पहुंच रही थी एंड चेहरे से उसकी आंख तक। न जाने कितने ज़माने के बाद जान आज सच में दिल से इतना खुश हुआ होगा। इबो ने चहकते हुए कहा, जान का लोग देखिए वो पेड़ ना मैंने ईजा एंड योजा ने मिलकर लगाया है। जब हम लोग यहाँ फर्स्ट टाइम आए थे ना तो सबसे फर्स्ट जो हमने ट्री प्लांट किया था वो यही था। अभी वो बहुत छोटा है, छोटा सा पौधा है, बट सून ये बहुत बड़ा पेड़ बनेगा। इंसान का हम लोग इस पेड़ के नीचे बैठकर बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको पसंद है। हाँ डैड, हाँ हम लोग वहाँ पर खेलेंगे, बहुत खेलेंगे, है ना योजा? ठीक है, तो उसने योजा का हाथ पकड़ लिया था। योजा भी चहकने लगा। उसने जान की तरफ देखते हुए कहा, हाँ हाँ हम खेलेंगे डैड, हम खेलेंगे। ठीक है, तो वो अपनी उस कैप को ठीक करने की कोशिश कर रहा था जिसका एक कान बस एक तरफ को लटके जा रहा था। जान उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, हाँ ठीक है, पहले खुद को संभालो वरना गिर जाओगे। देख कर चलो बेबी, योजा का हाथ कस कर पकड़ो। ठीक है, तो वे जान ने ईजा एंड योजा की तरफ देखा जो ऑलरेडी बिल्कुल सी बाउंसिंग बॉल की तरह उछल रहे थे। योजा ने इंसान की तरफ देखते हुए कहा, हम नहीं गिरेंगे। ईजा ने कहा, हाँ हम नहीं गिरेंगे डैड, मैंने योजा को थाम रखा है। उसके मुंह से ये इतना बड़ा भारी भरकम शब्द सुनकर जान की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसने ईजा की तरफ देखते हुए कहा, हो थामना? हाँ हेड, इतना भारी भरकम शब्द किसने सिखाया तुम्हें? ईजा ने इबो की तरफ इशारा करते हुए कहा, डाटा यूज दिस वर्ड। जब भी वो आपके पास बैठकर नॉवल पढ़ते थे ना एंड वो आपका हाथ कस कर पकड़ कर कहते थे कि उन्होंने आपको थाम रखा है, सो आई प्लान विद हिम। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने योजा को थाम रखा है। मैं उसे गिरने नहीं दूंगा डैड, डोंट वरी। ठीक है, तो उसने योजा को कस कर पकड़ लिया था। ईजा एंड योजा दोनों गिगल कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इबो के ईयर बिल्कुल पिंक हो गए थे। जान ने इबो की तरफ देखा जैसे कि वो उससे कुछ पूछना चाह रहा हो, पर इबो का वो ब्लशिंग फेस देखकर जान ने सिर्फ अपने सर को झटक लिया और मुस्कुराने लगा। पूरी लान फैमिली हंसते मुस्कुराते हुए फाइनली उस गार्डन के मिडिल में आ गए थे एंड टॉप की तरफ वो लोग पढ़ रहे थे क्योंकि वहाँ पर एक बेंच थी जहाँ पर जान एंड इबो कुछ देर के लिए बैठ सकते हैं। एंड ईजा एंड योजा वहाँ पर खेलना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल ट्री है जिसके फूल जान को बहुत ज़्यादा पसंद है एंड ईजा को भी पसंद है। एंड ईजा एंड जान को पसंद है तो ऑफ कोर्स योजा को भी पसंद होंगे। एंड अगर योजा ईजा एंड जान को पसंद है तो इबो को कैसे पसंद नहीं हो सकते? इसीलिए तो ये घर खरीदते वक्त, या फिर ये कहो इबो की जो प्रायोरिटी लिस्ट थी किसी घर को खरीदने के लिए इस जगह पर, तो जान का फेवरेट मैंगोलियन ट्री यहाँ पर होना बहुत नेसेसरी था। इबो जान को हाथ पकड़कर फाइनली ऊपर तक ले आया था। जान चलने में थोड़ा थक गया था इसीलिए वो हैवी ब्रीदिंग कर रहा था। इबो ने जान की तरफ देखते हुए कहा, आर यू ओके नगा? जान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। ठीक है, तो वही बेंच पर बैठ गया था। इबो ने जान की कैप को ठीक किया एंड इधर उधर देखते हुए कहा, गा मौसम तो अच्छा हो रहा है, धूप निकली हुई है, लेकिन फिर भी हम लोग कोई रिस्क नहीं लेंगे, तो आप प्लीज कैप लगाए रहिएगा। हाँ ईजा एंड योजा कम ऑन बेबी, तुम लोग भी अपनी कैप लगा लो। ठीक है, तो उसने ईजा एंड योजा की तरफ देखा। योजा ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, बट डैड मैंने तो ऑलरेडी कैप लगाई हुई है। ईजा ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, हाँ डैडा हमने लगाई हुई है, डोंट वरी, आप अपनी कैप का ख्याल रखो जो उड़े जा रही है। ठीक है, तो वो इबो को देखकर हंसने लगे। इबो ने अपनी कैप को, या फिर कहो उस कैप के 2 ईयर्स को कस कर पकड़ते हुए कहा, वो नहीं उड़ रही है, वो तो बस थोड़ी सी टीली हो गई है, बट डोंट वरी, बस कहीं नहीं जाने दूंगा। एंड कम ऑन लेट्स डू सम फैमिली एक्सरसाइज। हाँ ठीक है, तो उसने ईजा एंड योजा की तरफ देखा। ईजा एंड योजा ने फुदकते हुए कहा, यस फैमिली एक्सरसाइज। वो लोग सच में इस वक्त किसी बाउंसिंग बनी की तरह लग रहे थे। एंड जान उनकी इतनी क्यूटनेस को देखकर बस खुद ही मन में खुश हो जा रहा था। एंड वो चमक उसके आंखों में चमक रही थी। ये देखकर कहीं ना कहीं इबो का दिल भी बहुत ज़्यादा वार्म हो जाता है। उसने जान का हाथ जेंटली होल्ड किया एंड जान की तरफ देखते हुए कहा, अब हम चले? जान ने नोट किया एंड वो खड़ा हो गया था। इबो ने स्ट्रांगली जान का हाथ पकड़ते हुए कहा, जान हम यहाँ से लेकर वहाँ तक 500 स्टेप्स कंप्लीट करेंगे, ओके? देन उसके बाद हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर अगेन 500 स्टेप्स कंप्लीट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम लोग अपनी इस प्रोसेस को इंक्रीज करेंगे जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, फिर जब आप थक जाओगे तो हम लोग वापस चलेंगे। ठीक है, तो वो जान को देखने लगा। जान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, ओके ठीक है, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं जानता हूँ किस तरीके से एक्सरसाइज की जाती है, सो डोंट वरी। ठीक है, तो जान इबो को हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया था एंड इबो बस जान के कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। जान यहाँ की ब्यूटी को देखकर सच में मेस्मराइज्ड हो गया था। कुछ देर तक वो लोग ऐसे ही चलते हैं। जान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, वैसे ये जगह इतनी खूबसूरत है इबो, ये तुमने कैसे सिलेक्ट की? ठीक है, तो जान उसी मैंगोलियन ट्री को देख रहा था जिसके ऊपर से वही फूल बरस रहे थे। इबो ने जान की तरफ देखते हुए कहा, ये जगह? ठीक है, तो उसने फिर पूरी जगह की तरफ देखा एंड इसके बाद अपने आप में ही जैसे खुश होते हुए कहा, शायद एक यही जगह थी जान का जहाँ मैं आपको लाना चाहता था। इस जगह ने सारी कंडीशन को फुलफिल किया जैसे कि आप चाहते थे। बिल्कुल वैसी ही ग्रीनरी यहाँ पर है, आसमान है एंड हाँ देखिए बिल्कुल पहाड़ भी हैं हमारे घर के सामने। एंड हाँ आपको पता है यहाँ से थोड़ा सा हिल टॉप पर चढ़ोगे ना तो आप
वहाँ से इस वैली में बसे हुए जितने भी छोटे छोटे घर है ना, सबको देख सकते हो। वहाँ से बहुत मेस्मराइजिंग व्यू नजर आता हैगा। एंड हमारे घर के सामने बैकयार्ड की तरफ एक वाटरफॉल भी है। मैं ईसा एंड यूसा अक्सर वहाँ पर जाते हैं फिशिंग करने के लिए। अब आप आ गए हैं तो मैं आपके साथ भी वहाँ जाऊँगा। हम लोग फिशिंग करेंगे एंड अपने घर पर फिश बनाएंगे स्पेशल फीस्ट की तरह। आपको फिश पसंद है ना सान का? है तो वो बस वार्मली मुस्कुराकर सान की तरफ देख लगा। सान इस वक्त बहुत ओवरवेलमिंग फील कर रहा था। उसके इमोशंस इस वक्त शायद टॉप पर थे। उसे नहीं पता वो अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करे। हे कहो, सान इस वक्त इमोशनल हो रहा था, इसीलिए उसने बस अपनी निगाहों को मोड़ लिया, क्योंकि वो ईबो की इतनी गुडनेस को, इतने प्यार को, इतने लव को वो बर्दाश्त शायद नहीं कर पा रहा है। उसका माइंड उसका जैसे खेल रहा हो, सान को गिल्टी फील करा रहा हो, उसे याद दिला रहा हो कि सान ने ईबो के साथ क्या किया है, ईबो ने क्या किया। ईबो ने सान के हर कदम पर जैसे फूल बिछाए हैं, सान ने ईबो के हर कदम पर जैसे कांटे। ईबो सान को देता गया एंड सान सिर्फ उससे लेता गया या उसे छीनता गया, यही सान ने किया है। ये सारी चीज़, ये सारे थॉट्स सान के माइंड के ऊपर जैसे अपना असर कर रहे थे। नीचे का सान के अंदर की वो नेगेटिविटी या उसका वो डिसऑर्डर उसे एक बार फिर से किक कर रहा था। एंड कहीं ना कहीं उसकी एंजाइटी को ईबो ने भी भांप लिया था। इसीलिए उसने सान के हाथ को कस कर पकड़ा एंड बहुत धीमी आवाज में कहा, ये सब कुछ आपकी वजह से है सान का। आपका ख्वाब था, ये आपका सपना था। यहाँ जो चीज़ है, जैसी है, ये सब कुछ आपने देखा था। बस मैंने तो इसे हकीकत बनाया है, तो इसमें मेरा कुछ ज़्यादा रोल नहीं है। जो कुछ भी है आपका है। तो प्लीज़ अपने अंदर गिल्ट को मत पनपने दीजिएगा। मेरे आवाज़ को सुनिएगा, मेरे लव को महसूस कीजिएगा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है सान का। जो पास्ट में हो चुका है हम उसे बदल नहीं सकते, पर हम अपने फ्यूचर को बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हैं। आप इस फ्यूचर को मेरे लिए ब्यूटीफुल बनाओगे? क्या बनाओगे? ठीक है। तो उसने सान के हाथ को बहुत कस कर पकड़ लिया था, बस सान की तरफ देखने लगा। सान अपनी निगाहों को घुमाता है, ईबो की आंखों में जैसे डूब जाता है। जो सारे थॉट्स उसके माइंड में उठ रहे हैं, जैसे ईबो की आंखों में देखकर कुछ पल के लिए शांत हो गए थे। सान ने सिर्फ नोट किया एंड वो फिर से आगे बढ़ने लगा। ईबो भी सान के साथ साथ चल रहा था। कुछ देर के लिए उन लोगों के बीच में एक कंफर्टेबल या एक नेसेसरी साइलेंस थी। दोनों ही अपनी सोच में डूबे हुए थे। बस फर्क इतना था कि सान अपनी सोच में पीछे की तरफ चला गया था। उसका पास्ट उसे फिर से जैसे अपने सामने नजर आ रहा था। एंड वही दूसरी तरफ ईबो अपने सोच में बहुत आगे की तरफ चला गया था, फ्यूचर में, जहाँ वो अपने आप को, सान को, इस पूरी जगह को इमेजिन कर रहा था। उनकी फ्यूचर लाइफ कैसी होगी? सान एंड ईबो की लाइफ ज्यादा खूबसूरत होगी या इस जगह की खूबसूरती, या वो दोनों मिलकर इस जगह की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देंगे? ये सारे ख्यालात बस ईबो के दिमाग में चल रहे थे। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। मुस्कुराहट हो भी क्यों ना, आखिरकार ईबो का इतना पुराना सपना आखिरकार सच जो होकर खड़ा है। वो सान के हाथ को थाम कर फाइनली इस मैंगोलियन ट्री के नीचे चल रहा है, जैसे कि उसने हमेशा से सोचा था। एंड कहीं ना कहीं इस ट्री ने भी ईबो की सारी बातों को सुन लिया था। जैसे कि वो हमेशा कहता था कि ऐसे ही बरसना जब मैं सान को यहाँ लेकर आऊँ। एंड आज ये ट्री बिल्कुल वैसे ही बरस रहा था। उसके हर एक फूल की पत्तियां सान के पैरों के नीचे थी, नहीं सिर्फ सान के कदमों के नीचे थी। इनफैक्ट उस पेड़ एंड उस फूलों पर छनती हुई जो छाँव थी वो सान के सर के ऊपर चमक रही थी। और फिर उस भीनी भीनी सी खुशबू के तो कहने ही क्या, जो ऑलरेडी इन हवाओं में अपनी अहमियत को दर्ज करवा रहे थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे सान एंड ईबो का लव इस वक्त इन हवाओं में फैलकर अपनी अहमियत को दर्ज करवा रहा था। एंड ऊपर से ईसा एंड यूसा की वो चहकती हुई, वो खिलखिलाती हुई आवाज़ जो बिल्कुल किसी सारंगी की तरह कान में बज रही थी, एक मेलोडियस हमिंग की तरह, जिसमें बस इंसान डूब जाए या उस तस्वीर को देखकर ही कुछ पल के लिए ठहर जाए। बिल्कुल इस वक्त वही मंजर था। सान एंड ईबो का हाथ एक दूसरे के हाथों में कदम से कदम मिलाते हुए वो लोग आगे बढ़ रहे थे। दो बच्चे थे जो सान एंड ईबो के बिल्कुल इधर उधर मंडरा रहे थे, हनी बीज की तरह, लेकिन वो फुदकते हुए बिल्कुल किसी रैबिट की तरह लग रहे थे। एक परफेक्ट, ब्यूटीफुल, क्यूट फैमिली। जितना वार्म या जितना हैप्पीनेस भरा यहाँ का माहौल था, बिल्कुल इसके उलट माहौल चाइना में था। ही मैंशन। लूसी इस वक्त अपने फादर के सामने खड़ी हुई थी एंड पूरे हॉल का माहौल हद से ज्यादा ठंडा था। कोई भी कुछ नहीं कह रहा था। लूसी को भी नहीं समझ आ रहा था कि उसे अपनी बात को आगे कैसे कहना चाहिए। फाइनली उस बड़ी सी चेयर पर बैठे हुए शख्स ने अपना हाथ टेबल पर रखा एंड अपनी आइज को नैरो करते हुए उस ठंडी आवाज में पूछा, क्या तुम्हारी उससे बात हुई? लूसी ने अपने फादर की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी डैड, मैंने कोशिश की थी, पर आई थिंक अभी हमें जीजी को थोड़ा टाइम देना चाहिए। जैसे ही लूसी ने कहा, एक शख्स की मुट्ठियां पिच जाती हैं। उसने कसकर अपना हाथ वहीं टेबल पर मारते हुए कहा, समय ही तो देता आ रहा हूँ मैं उसे अब तक, पर उसने क्या किया? हाँ, इस समय का क्या किया उसने? साल से मैं उसे समय दे रहा हूँ। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने उसके पागलपन को, पर अब और नहीं। वक्त एंड वो डील और नहीं रोक सकती। उसे अभी कभी यहाँ आना होगा। युआनी। ऐसे ही अपने फादर की इतनी गुस्से भरी आवाज को लूसी ने सुना था। उसने बस शिवरिंग करते हुए अपने फादर की तरफ देखते हुए कहा, डैड इतना जोर से मत बोलिए। हाँ, आप जानते हैं ना जीजी की कंडीशन वो ठीक नहीं है। आप अगर चिल्लाएंगे तो वो और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। तो प्लीज डैड, प्लीज काम डाउन। ये कहते हुए उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी, पर इस वक्त जेसन को शांत करना बहुत मुश्किल था। ये कहो वो शांत होना ही नहीं चाहता था। इस वक्त उसका गुस्सा उसकी आंखों में नजर आ रहा था। जिस तरीके से वो चिल्ला रहा था, आवाज हर तरफ गूंज रही थी। बहुत ज्यादा देर नहीं हुई, पानी अपने कमरे से बाहर आ गई थी।
वो उन सीढ़ियों पर बस खड़े होकर नीचे के पूरे नज़ारे को देख रही थी। हे कहो अपने फादर को देख रही थी जिससे वो बहुत नफरत करती है। जैसे ही युवानी को लूसी और जेसन ने देखा, एक जेसन अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। उसने युवानी की तरफ देखते हुए कहा, नीचे आओ, अभी की अभी नीचे आओ। युवानी ने अपने कदमों को धीमे धीमे उस सीढ़ियों से उतारते हुए कहा, हार रही हूँ, चिल्लाने की क्या बात है। ये कहते हुए बस सोल लेस्ली आगे बढ़ रही थी। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत ज्यादा। बाल बिखरे हुए थे, कपड़े ऐसे ही थे इधर उधर, रंगों से हाथ सने हुए थे और जगह जगह पर वो रंग लगा हुआ था। युवानी की ऐसी हालत देखकर जेसन का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। वो बस कूद कर युवानी की तरफ देखने लगता है, पर वहीं दूसरी तरफ लूसी की आंखों के अंदर तरस आ रहा था उसे इस वक्त युवानी की ऐसी हालत देखकर, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। इसीलिए वो बस वहाँ शांत खड़ी हुई थी, क्योंकि वो जानती थी आगे जो कुछ भी होने वाला है वो हद से और ज्यादा बदतर होगा और ज्यादा गंदा होगा। एंड वही हुआ, बिल्कुल वैसा ही। युवानी अपने फादर के सामने आकर खड़ी हो चुकी थी एंड उसकी ऐसी हालत देखकर जेसन ने युवानी की तरफ देखते हुए कहा, तुम सच में इस पूरे खानदान के ऊपर कलंक हो। क्या हालत बना रखी है तुमने। तुम्हारा ये पागलपन न जाने कब खत्म होगा एंड तुम्हारे इस पागलपन को मुझे कब तक बर्दाश्त करना होगा ये मैं नहीं जानता। मैं बिल्कुल नहीं जानता एंड मैं बिल्कुल जानना भी नहीं चाहता। जल्दी से जल्दी जाकर तैयार होकर आओ। 2 घंटे के बाद हिलियन यहाँ पर होगा एंड तुम्हें उसके साथ डेट पर जाना है। जैसे ही जेसन ने ये बात कही, एक युवानी की निगाहें जेसन पे आकर ठहर जाती हैं। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, किसके साथ कहाँ जाना है। जेसन ने कहा, तुम्हें हिलियन के साथ डेट पर जाना है। तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या ऑफर दिया था। युवानी ने अपनी सोललेस एंड इमोशनलेस वॉइस में कहा, ऑफर आपने दिया होगा पर मैंने तो नहीं लिया एंड ना ही मैंने उस चीज को एक्सेप्ट किया था एंड ना ही मैं उस चीज को कभी एक्सेप्ट करूंगी। क्या ये बात आप एक्सेप्ट कर सकते हैं मिस्टर जेसन। जैसे ही जेसन ने युवानी की बातों को सुना, एक उसने युवानी की तरफ आगे बढ़ते हुए कहा, मुझे कुछ बहुत बुरा करने के लिए मजबूर मत करो युवानी। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ तुम्हारी एंगेजमेंट उनके साथ फिक्स हो चुकी है एंड तुम्हें उसके साथ शादी करनी ही होगी। फिर चाहे तुम कितना भी मना करो एंड चाहे कितना भी ये पागलपन दिखाओ, मैं इस बात के लिए बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा एंड मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। जैसे ही जिसने कहा, एक युवानी ने हंसते हुए कहा, मेरी नहीं सुनेंगे आप। मिस्टर जेसन, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप मेरी सुनते ही कब है। अब तक आपने कौन सी बात मेरी सुनी है जो अब आप सुनेंगे एंड आपको मेरी परवाह थी ही। एंड दूसरी बात, आपने जो कहा होगा सो कहा होगा। आज तक मैंने आपकी कौन सी बात मानी है जो अब मैं मान लूंगी। ये बात के बारे में तो भूल ही जाइए, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। ये कहते हुए युवानी बस केयरलेसली आगे बढ़ने वाली थी, पर इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाती, एक जेसन ने युवानी का हाथ कस कर पकड़ा एंड उसे अपनी तरफ खींचते हुए लगभग चिल्लाकर कहा, क्या कहा तुमने। युवानी फोर्स में आकर जेसन से टकरा जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी ऑलरेडी बहुत लाइट वेटेड थी। वो बहुत लंबे वक्त से लगभग खाने पीने को इग्नोर कर रही है एंड उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसीलिए वो उस फोर्स को संभाल नहीं पाई थी। एंड इस तरीके से युवानी को ट्रीट करते हुए देखकर एक लूसी दौड़कर वहां आती है एंड उसने जेसन की तरफ देखते हुए कहा, डैड आप क्या कर रहे हैं, जीजी को चोट लग जाएगी, छोड़िए उनका हाथ। ये कहते हुए वो युवानी का हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर जेसन की पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत थी कि वो चाहकर भी उस हाथ को हिला नहीं पा रही थी। एंड वहीं दूसरी तरफ युवानी बस अपनी इमोशनलेस आइज के साथ जेसन की तरफ देख रही थी, जिससे उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो या कोई दर्द ही ना हो रहा हो जेसन की उस पकड़ का। पर जेसन का गुस्सा बहुत ज्यादा था। उसने युवानी की तरफ देखते हुए कहा, एक और बार कहना जो तुमने कहा है। युवानी ने जेसन की आंखों में देखते हुए कहा, मैं आपकी किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही शख्स से प्यार। पर इससे पहले कि युवानी आगे कुछ भी कहती, जेसन ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारा। इतनी तेज मारा था कि आवाज पूरे हॉल में गूंज गई थी एंड लूसी बस काम कर पीछे हो जाती है। उसने अपने हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया एंड उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वहीं दूसरी तरफ युवानी के चेहरे के ऊपर जेसन के वो हाथों के निशान थे। उसका चेहरा एक तरफ को झुक गया था, पर उसका शरीर पूरी तरीके से अभी वहीं स्थिर खड़ा हुआ था। एक गल्प कर युवानी ने अपने चेहरे को उठाया एंड अपनी इमोशनलेस आइज से जेसन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे, दर्द का, गुस्से का, डर का, किसी भी तरीके का एक्सप्रेशन ना ही तो उसकी आंखों में था, ना ही उसकी बॉडी लैंग्वेज में। इनफैक्ट उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि जेसन का उसको थप्पड़ मारना कोई बड़ी बात नहीं है, या ये कहा उसके लिए बहुत आम है यार, ये बहुत लंबे वक्त से उसके साथ होता हुआ आ रहा है, इसीलिए अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे इसके चेहरे को देखकर लग रहा था, पर लूसी के लिए ऐसा नहीं था। उसके सामने ये पहली बार हुआ था, इसीलिए वो उस वक्त कांप रही थी। जेसन ने युवानी की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा है ना, मुझे मजबूर मत करो कुछ बहुत बुरा करने के लिए युवानी, वरना याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। युवानी ने अपनी सोललेस वॉइस के साथ कहा, आपसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं हो सकता डैड। जैसे ही युवानी ने जेसन को डैड कहकर पुकारा, एक जेसन की आंखें और ज्यादा तीखी हो जाती हैं। उसने युवानी की तरफ अपने कदमों को बढ़ाते हुए कहा, अगर तुम्हें याद है कि मैं अभी भी तुम्हारा डैड हूँ तो वो करो जो मैं तुमसे करने के लिए कह रहा हूँ। मुझे मजबूर मत करो वो करने के लिए जो मैं करना नहीं चाहता। युवानी ने कहा,
मैं भी आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, सिर्फ जान है जिससे मैं प्यार करती हूँ, जिससे मैं प्यार करती थी एंड जिससे मैं प्यार करती रहूंगी अपनी आखिरी सांस तक। एंड ये चीज़ मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैं किसी और से शादी करना तो बहुत दूर की बात है, उसके बारे में सोच तक नहीं सकती। कोई इंसान मेरी जिंदगी में जगह नहीं ले सकता, सिर्फ जान है। पर इससे पहले कि युवानी आगे कुछ भी कह पाती, जैसन ने कसकर उसका मुंह पकड़ा एंड उसके जबड़े पर अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए कहा, वो मर चुका है। जैसन की आंखों में देखते हुए कहा, मेरे लिए वो कभी नहीं मर सकता, वो मेरे अंदर जिंदा है, वो तब तक जिंदा रहेगा जब तक मैं जिंदा रहूंगी। जैसन ने कहा, तो तुम नहीं मानोगी? युवानी ने कहा, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। जैसन ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, आपके बाद जो कुछ हो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी। जैसन युवानी का चेहरा छोड़ता है एंड कुछ कदम पीछे चला जाता है। वहीं टेबल के साइड में एक फाइल उठाता है एंड उस फाइल को युवानी के पास लेकर आता है। वहीं दूसरी तरफ लूसी बस युवानी को संभालने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि युवानी जैसे गिरने वाली थी, पर युवानी को किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी, इसीलिए उसने लूसी से अपने आप को अलग कर लिया। वहीं दूसरी तरफ फाइनली जैसन युवानी के सामने आ जाता है। उसने उस फाइल को युवानी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो ये तुम्हारे लिए। युवानी उस फाइल को लेना तो नहीं चाहती थी, पर जिस तरीके से जैसन उसे देख रहा था, युवानी जानती थी अगर उसने इस फाइल को नहीं लिया तो अपनी जिंदगी की एक और बड़ी गलती करेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इस फाइल के अंदर है। जब भी जैसन इतना काम खड़ा हुआ है, युवानी ने उस फाइल को लिया एंड उसे पढ़ना शुरू किया। एंड जैसे जैसे उसने उस फाइल को पढ़ा, उसका पूरा शरीर जैसे काम गया था। जिस चीज का उसे डर था वही हुआ। उसने जैसन की तरफ देखते हुए कहा, आप ऐसा नहीं करेंगे। जैसन ने कहा, मैं ऐसा ही करूंगा, या तो तुम मेरी बात मान लो, और अगर तुम नहीं मानोगी तो। युवानी ने चीख कर कहा, आप मेरी बेटी को हाथ नहीं लगाएंगे। अगर उसके पास जाने के बारे में सोचा भी ना तो आई स्वेर मैं आपका खून कर दूंगी। ये कहते हुए वो जैसन को बस पकड़ने ही वाली थी, लेकिन जैसन एक पल में अपने आप को पीछे कर लेता है। उसने युवानी की तरफ देखते हुए कहा, खबरदार अगर मुझे छूने की भी कोशिश की, अपनी माँ को मारकर क्या तुम्हें अभी तसल्ली नहीं मिली है जो तुम मुझे भी मारना चाहती हो? युवानी ने जैसन की तरफ देखते हुए कहा, कितना हॉट झूठ बोलेंगे, हाँ कितना झूठ बोलेंगे, आपको अभी शर्म नहीं आती? सांस कैसे लेते हैं आप? इतना झूठ बोलने के बाद मैंने मेरी माँ को मारा? मैंने उन्हें मारा? अगर आपको ये बोलकर खुशी मिलती है ना तो हाँ मैंने उन्हें मारा, उन्हें बहुत बुरी मौत मारा, इतनी बुरी मौत कि वो आखिरी में मुझसे भीख मांग रही थी, पर मैंने उन्हें बख्शा नहीं। मैंने अपने इन्हीं हाथों से, पर इस पहले की युवानी कुछ भी कहती, जैसे नहीं युवानी के पास वो कस कर पकड़ा, उसे पीछे खींचते हुए कहा, अपना पागलपन बंद करो, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। 1 घंटे में तैयार हो और अभी के अभी तुम डेट पर जाओगी। डील फाइनलाइज हो चुकी है एंड मैं अब इस डील में और ज्यादा डिले नहीं चाहता। हमारी कंपनी इतनी अच्छी स्थिति में नहीं है कि वह सब कुछ टॉलरेट कर पाए, तो मुझे पैसा चाहिए, जल्द से जल्द बहुत सारा पैसा चाहिए। उसके लिए डील होना इंपॉर्टेंट है। वो लोग तुम्हें पसंद कर चुके हैं, सिर्फ तुम्हारा हाँ कहना बाकी है, तो जाओ उसके साथ एंड जो वो कहे वही करना। जैसे ही युवानी ने ये सुना, एक उसने खींच कर अपने बालों को जैसन से अलग किया एंड जैसन की तरफ देखते हुए कहा, तो आप इसे डेट का नाम क्यों दे रहे हैं? माय सो कॉल्ड डैड। आप कहिए ना कि आपने मुझे बेच दिया है। ये सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इससे पहले युवानी कुछ भी कहती, जैसन ने कहा, अपनी बकवास बंद करो, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस जितना कह रहा हूँ उतना करो। सामने टेबल पर तुम्हारे लिए वो फाइल रखी हुई है, उस फाइल को आज की आज तुम्हें साइन कराना है। इस बात का पूरा ख्याल रखना, मैं मना नहीं सुनूंगा, क्योंकि अगर इस फाइल पर साइन नहीं हुए तो तुम्हारी बेटी के साथ क्या होगा इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। एकाएक युवानी ने अपनी मुट्ठियों को खींच लिया था। वो बस नफरत से सामने खड़े हुए इस शख्स को देख रही थी, और उसके मन में कितनी नफरत है इस शख्स के लिए वो नहीं बता सकती, वो नहीं जता सकती, क्योंकि इस वक्त वो भी स्थिति में नहीं है कि वो कुछ भी कर सके। उसकी बेटी की मजबूरी उसके सामने है, वरना वो इस शख्स को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचती। वो इसके हाथों की कठपुतली है, क्योंकि और ये इंसान उसकी हर मजबूरी का फायदा उठाता है, और इतने सालों से वो ये करता भी आ रहा है। युवानी बस वहीं ऐसी सोललेसली खड़ी रह जाती है। बेबस थी वो, बहुत ज्यादा बेबस, एंड उसकी वो बेबसी अब जाकर उसकी आंखों में नजर आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ जैसन ने युवानी के पीछे खड़ी हुई लूसी की तरफ देखा, जो ऑलरेडी आंसू से भरे चेहरे के साथ इस पूरे नजारे को देख रही थी। वो अपनी मुट्ठियों को बस बीच करवा खड़ी हुई थी, क्योंकि वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ये सब कुछ उसके लिए बहुत ज्यादा था। जैसन ने अपनी तेज आवाज में कहा, लूसी। जैसे ही जैसन ने लूसी का नाम पुकारा, लूसी एकदम से जैसे शिवर कर उठती है। उसने अपने फादर की तरफ देखते हुए कहा, जी फादर। जैसन ने कहा, मैंने तुमसे जो कहा है क्या वो हो गया? लूसी ने कहा, क्या डैड? जैसन ने लूसी की तरफ देखते हुए कहा, फॉर गॉड डैम इट, इस घर में सब इंसान इतने ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हैं? क्या उन्हें दिख नहीं रहा कि हमारी कंपनी की क्या हालत है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि लान कॉर्पोरेशन के साथ हमारी उस डील का क्या हुआ? तुम्हारी वो के साथ शादी कब होगी? इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए। लूसी ने कहा, डैड मैंने बस बात। जैसन ने कहा, तुम मुझसे बात न जाने कितने लंबे समय से करती आ रही हो, अगर और कितना लंबे समय तक तुम बात करोगी? क्या अभी तुम्हारा भूत तुम्हारे सर से उतरा नहीं है कि तुम्हें उससे शादी करनी है या नहीं करनी है, कि मैं तुम्हारे लिए भी कोई और सुटेबल पार्टनर ढूंढना शुरू करूं? लूसी ने कहा, जैसन ने देखते हुए कहा, पर डैड। जैसन ने कहा,
पर कुछ नहीं, मेरे पास समय नहीं है। लान कॉर्पोरेशन धीरे धीरे कर अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी, ये कहो हमारी जितनी भी डील थी, उसके करीब पहुंचता जा रहा है। एंड जैसे एक बार उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, वो नेक्स्ट डील में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और नेक्स्ट डील में हमें उनका इन्वेस्टमेंट चाहिए और उसके लिए तुम्हारी उससे शादी होना बहुत ज़रूरी है। कहाँ है वो? 1 साल से वो कहीं भी नजर क्यों नहीं आया मुझे? लूसी ने कहा, डैड वो बस सीक्रेट अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, इसीलिए उसने कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं दी। एंड आप तो जानते ही है ना, वो बहुत कम पब्लिक अपीयरेंस देता है, बस जब ज़रूरी होता है तभी। जैसे ने कहा, जब ज़रूरी होता है तभी, जब ज़रूरी होता है तभी। एंड ये ज़रूरी कब होगा? 1 साल से वो कहीं भी नजर नहीं आया, तुम्हारे साथ भी कहीं नजर नहीं आया। एंड ये चीज़ अब धीरे धीरे कर र्यूमर बनती जा रही है। लोग कह रहे हैं कि तुम लोगों की इंगेजमेंट टूट चुकी है। एंड मैं ये रूमर्स को और ज़्यादा बढ़ने नहीं दे सकता, क्योंकि ये सिर्फ हमारी कंपनी के लिए लॉस की बात होगी। क्योंकि अगर ये चीज़ प्रूव हो गई, ये कहो अगर ये रूमर और ज़्यादा बढ़ गए तो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट खींच लेंगे। वैसे भी लान कॉर्पोरेशन के नाम से ही हमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, हमारी कंपनी की हालत पहले जैसी नहीं रही है और ये सब कुछ तुम्हारी इस पागल बहन की वजह से हुआ है। ये कहते हुए उसने युवानी की तरफ देखा जो ऑलरेडी वहाँ पर सोललेसली खड़ी हुई थी। लूसी ने डरते हुए कहा, डैड मैं इबो से बात करूँगी, मैं आज ही उससे बात करूँगी। जेसन ने लूसी की तरफ देखते हुए कहा, बात नहीं करनी है, अगले महीने में मुझे तुम्हारी उसके साथ शादी करवानी है। किसी भी हालत में अगले महीने तक तुम लोगों को शादी करनी होगी। और अगर तुम लोगों ने शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे लिए कोई और पार्टनर ढूंढूंगा। और वैसे भी चाइना की वन ऑफ द बिगेस्ट एक्ट्रेस के साथ कौन शादी नहीं करना चाहेगा? बहुत सारे लोग लंबी कतार में खड़े हुए हैं। एंड तो अगर तुम सच में चाहती हो कि तुम अपने प्यार से शादी करो तो ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है, सिर्फ 1 महीना। ये कहने के साथ ही जेसन बस लूसी को देखता हुआ वहां से गुस्से में दंदनाता हुआ चला गया था। अपने पीछे सारी तबाही को छोड़कर लूसी बस अपने उस ठंडे पड़े शरीर के साथ, आंसू भरी निगाहों के साथ उस पूरे खाली हॉल को देखने लगती है जहाँ सिर्फ शांति पसरी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ युवानी ने जैसे ही महसूस किया कि जेसन वहां से चला गया है, वो बस अपने उस ठंडे पड़े हुए शरीर के साथ ऊपर की तरफ बढ़ जाती है। सीढ़ियों पर चुपचाप दबे पांव वो बस आगे बढ़ रही थी। उसको इस तरीके से जाता हुआ देखकर लूसी बस वहीं थक हार कर बैठ जाती है। वो इस वक्त कितने दर्द में है ये शायद उसकी आंखें बयां कर रही होंगी, क्योंकि उसकी आंखों में जो खालीपन है वो हर बीतते सेकंड के साथ बढ़ रहा था। इस हॉल में पसरी हुई ये चुप्पी सिर्फ घुटन दे रही थी, उसे बहुत ज्यादा घुटन। उसने बस अपने सर को वहीं पीछे सोफे से टिका लिया और अपनी आंखों को बंद कर लिया। पुराना पीछा न जाने कितना सब कुछ उसकी आंखों में एक कर चल रहा था। वो दिन भी क्या दिन थे जब लूसी और युवानी के बीच का वो बॉन्ड इतना स्ट्रांग हुआ करता था। वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करती थी, मुस्कुराती थी। युवानी को मुस्कुराए हुए देखे हुए ही लूसी को बहुत जमाना हो गया है। इनफैक्ट युवानी को उस तरीके से देखे हुए ही लूसी को बहुत जमाना हो गया है। युवानी हमेशा से लूसी के लिए बहुत प्रोटेक्टिव रही है, हमेशा उसकी परवाह करती थी, उसे जो चाहिए होता था वो उसे ला कर देती थी। पर वक्त ने जैसे युवानी को पूरी तरीके से बदल दिया है, पूरी तरीके से। कहीं ना कहीं लूसी के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। एंड धीरे धीरे करके उसकी यादें वहीं पहुंच जाती हैं जब से लगभग 6 महीने पहले लूसी ने देखा था, सुना था, जाना था, जो आज तक उसके कानों में सिर्फ गूंजता है। मार्था ने जब वीडियो वो दिखाई थी तो उस समय उस हॉल में लूसी भी मौजूद थी। एंड जो कुछ भी उसने देखा था उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसने पहली बार जब जैसे ही युवानी का नाम सुना था उसका दिल बहुत डर गया था। उसे नहीं पता कि किस युवानी के बारे में बात हो रही थी, पर जैसे जैसे जान अपनी कहानी कह रहा था, जिस तरीके से वो बता रहा था, जिस स्कूल का उसने जिक्र किया था, जिस टाइम पर वो सब कुछ कह रहा था, कहीं ना कहीं वो सारी टाइमलाइंस मैच हो रही थी। लूसी उस वक्त बहुत छोटी थी, बहुत ज़्यादा छोटी, इसलिए वो ज़्यादा कुछ समझ तो नहीं पा रही थी। लेकिन उसके घर में जो कुछ भी माहौल था उस सालों में वो अभी तक लूसी के जहन में ताज़ा था। इसीलिए जब जान की वो कहानी कहीं ना कहीं उन तारों को जोड़ती हुई नजर आ रही थी उसके अतीत से, तो लूसी का पूरा शरीर उस वक्त बस काम गया था। एक ठंडे पसीने में वो भीग गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि जिस युवानी की बात हो रही है वो कोई और नहीं है, वो उसकी बहन ही है, वो उसे जानती है। पर वो विश्वास नहीं कर पा रही कि ऐसा कुछ उसकी बहन कर सकती है। नहीं, वो उसकी बहन ऐसा नहीं कर सकती, वो तो उसे बहुत लंबे वक्त से जानती है। पर तरीके से जान कह रहा है क्या सच में लूसी अपनी बहन को जानती है? ये सारे थॉट्स थे, ख्यालात थे जो उस वक्त लूसी के जहन में चल रहे थे। इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठ कर सब कुछ सुनती रही। जैसे ही वो वीडियो खत्म हो गया उसके बाद सब लोग अपनी अपनी जहन में थे, दुनिया में थे। पर लूसी वहाँ से खड़ी होकर चुपचाप वहाँ उस हॉस्पिटल से कब बाहर निकल गई इस बारे में किसी को भी पता नहीं चला। पर लूसी उस वक्त सब कुछ जानना चाहती थी, इसीलिए उस दिन के बाद से उसने सब कुछ पता लगाना शुरू किया। एंड बहुत ज़्यादा लंबा वक्त नहीं हुआ जब ईपो के हाथ भी उस तक पहुंच गए थे। एंड जिस चीज़ का डर था वही हुआ, जो लूसी नहीं जानना चाहती थी वही चीज़ साबित हुई। यूँ तो कहने को बहुत सारे राज नहीं खुले थे, बहुत सारी चीज़ें वो पता नहीं कर सकती थी, क्योंकि सब कुछ उसे मिटा दिया गया था, साफ कर दिया गया था। उस हादसे का जिक्र ये कहो सिर्फ जान के बारे में सब कुछ था, वो भी उतना जितना होना चाहिए था। युवानी के बारे में कुछ भी नहीं था, कहीं भी नहीं था। सब कुछ ऐसे साफ कर दिया गया हो, यही कहो सब कुछ बहुत वेल प्लान तरीके से डिजाइन किया गया हो। सिर्फ उतना ही सच लोगों के सामने रखना जितना जान को गलत साबित करने के लिए काफी है। बाकी सब कुछ उस तरीके से छुपा लेना जैसे कि वो कभी कुछ था ही नहीं, कभी कुछ हुआ ही नहीं था, एंड वो कभी सच था ही नहीं। लूसी अपने ख्यालों में बस डूबी हुई थी कि तभी उसे हील की टक टक की आवाज आती है।
एंड जैसे ही वो आवाज़ आती है, एक एक लूसी अपने सहन से बाहर आ जाती है। वो बस अपने उस जगह पर खड़ी हो जाती है, यूहानी की तरफ देखने लगती है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस में एंड बहुत ही ब्यूटीफुल तैयार होकर उस सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। वो लग तो बहुत खूबसूरत रही थी, ग्लैमरस रही थी, बट उसके चेहरे में कोई बात नहीं थी। उसकी वो मरी हुई आंखें एंड हद से ज़्यादा पीला पड़ा हुआ चेहरा, और उस चेहरे के ऊपर वो जेसन का हाथों का निशान, वो मेकअप भी छिपा नहीं पाया था। एंड ये चीज़ लूसी को बस और ज़्यादा कड़वाहट दे रही थी। उसने यूहानी की तरफ देखते हुए कहा, जी जी। पर यूहानी ने सिर्फ लूसी की तरफ देखते हुए कहा, अपने घर जाओ। लूसी ने यूहानी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ आप सच में उसके साथ जा रही हैं क्या? यूहानी रुक गई थी। उसने बिना लूसी की तरफ मुड़े हुए कहा, मेरे पास कोई और रास्ता है क्या? लूसी ने कहा, हाँ आपके पास रास्ता है। आप यूहानी है दी, आप यूहानी हैं जो उस पूरे बिजनेस वर्ल्ड पर राज करती हैं। आप क्यों डैड की बात मान रही हैं? जब आपको वो पसंद नहीं है तो आप क्यों जा रही हैं वहाँ? यूहानी ने लूसी की तरफ देखा एंड स्मिक करते हुए कहा, बिजनेस वर्ल्ड पर राज करती हैं? ये तो हिस्ट्री हो गई माय लिटिल डियर सिस्टर। शायद तुम अखबार पढ़ती नहीं हो। अब ये यूहानी कहीं नहीं है, इसे कोई नहीं जानता। अब तो मैं सिर्फ तुम्हारे डैड की हाथों की कठपुतली हूँ, जिसे वो जब चाहे जैसे चाहे नचा सकते हैं, क्योंकि मेरी कमजोरी और मजबूरी अभी उनके हाथों में है। पर जिस दिन मेरी वो कमजोरी, वो मजबूरी उनके हाथों से आज़ाद हो गई ना, आई स्वेयर ऐसी मौत दूंगी मैं उन्हें कि वो तिल तिल तड़पेंगे, मुझसे भीख मांगेंगे कि मैं उन्हें जान से मार डालूं, पर मैं उन्हें मारूंगी नहीं। एंड उस दिन का इंतज़ार करो जिस दिन तुम पूरी तरीके से अनाथ हो जाओगी। सो आई एम सॉरी माई लिटिल डियर सिस्टर। मैं तुम्हें फ्यूचर के लिए अभी से सॉरी कह देती हूँ, क्योंकि जो कुछ होने वाला है वो बहुत बुरा होने वाला है एंड वो तुम्हें सिर्फ दर्द देगा। इसीलिए पहले ही कह रही हूँ, अपने हस्बैंड को मनाओ, उसे शादी करो एंड एक हैप्पी फैमिली को जियो, इससे पहले कि सब कुछ बर्बाद हो जाए, क्योंकि वक्त अब बहुत कम बचा है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जैसा कि तुम्हारे सो कॉल्ड डैड ने कहा ना, एक महीना, सिर्फ एक महीना बचा है एंड इस पूरे एक महीने में मैं उन्हें बर्बाद कर रख दूंगी। बस एक बार मेरी बेटी मेरे हाथों में आ जाए, फिर मैं उन्हें बताती हूँ कि ये यूहानी क्या चीज़ है एंड उसके इंसान को दुख देने वालों के साथ वो क्या करती है। जस्ट वेट एंड वॉच। ये कहते हुए यूहानी बस अपनी उस सोललेस आइज से लूसी की तरफ देख रही थी, पर उन आंखों में नफरत थी, बहुत ज़्यादा नफरत। लूसी ने यूहानी की तरफ देखते हुए कहा, आपने कभी अपनी बेटी के बारे में बताया क्यों नहीं? जी आपकी कोई पर इससे पहले कि लूसी आके कुछ भी कहती, यूहानी ने लूसी की तरफ देखते हुए कहा, उसके बारे में जानना तुम्हारे लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जाकर अपने सो कॉल्ड फियांसे से बात करो कि वो तुमसे शादी करें, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी मेरी बेटी एंड मुझे सिर्फ छोड़ दो, क्योंकि इसके बाद ये सब कुछ खत्म करने के साथ ही मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी, बहुत दूर, एंड उसी के साथ मैं अपनी आगे की पूरी लाइफ जीऊँगी, क्योंकि मेरे इंसान के बाद शायद वही मेरी दुनिया है। ये कहते हुए यूहानी बस आगे बढ़ गई थी, पर इससे पहले कि वो बाहर निकल पाती, एक लूसी ने कहा, आपने उसका नाम सानी क्यों रखा? क्या वो आपकी और आपके लवर सान की बेटी है? जैसे ही लूसी ने सवाल पूछा, एक यूहानी की मुट्ठियां बिछ जाती हैं। उसकी आंखों में बहुत ज्यादा दर्द था, उसका पूरा चेहरा एक बार फिर से फक्त सफेद पड़ गया। लूसी ने कहा, बताइए ना जीजी, क्या वो आपकी और जान की बेटी है? हाँ, क्या जान उसका फादर है? आपने कभी मुझे मिलवाया क्यों नहीं उससे? हाँ जीजिए। ये कहते हुए लूसी आगे बढ़ रही थी, पर इससे पहले वो और ज्यादा आगे बढ़ पाती, यूहानी ने सिर्फ अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम और तुम्हारे सो कॉल्ड फादर जितना मेरी बेटी से दूर रहेंगे उतना ही काफी है। ये कहते के साथ ही यूहानी बस अपने हाथों को खींचती हुई आगे बढ़ गई थी एंड लूसी बस वहीं खड़ी रह जाती है, इस एक नए सवाल के साथ, या उस सवाल के साथ जो उसे बहुत लंबे वक्त से परेशान कर रहा है। आखिर ये सानी है कौन? किसकी बच्ची है ये? क्या सच में इसका कनेक्शन कोई जान से है? क्या ईबो को इसके बारे में कुछ पता है? ये सारे ख्यालात बस लूसी के जहन में थे। वो बस ईबो से बात करना चाहती थी। आज उसे ईबो से बात करनी होगी। यूहानी ने तो कोई जवाब नहीं दिया, पर ईबो को ये पता होना जरूरी है। बहुत लंबा वक्त हो गया उसने ये बात छिपाए हुए, पर अब और ज्यादा नहीं छिपाई जा सकती। उसे ईबो से बात करनी ही होगी, पूछना ही होगा या उसे बताना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ फाइनली सान एंड ईबो अपनी उस वॉक को कंप्लीट कर चुके थे एंड कर बेंच पर बैठे हुए थे। ईबो ने सान की तरफ देखते हुए कहा, कमान जानगा, आप अपने पाँव को ऊपर रख लीजिए, मेरी गोद में रख लीजिए, मैं धीमे धीमे कर उनकी मालिश कर दूंगा। गंगा ने कहा था, आफ्टर वॉक ऑयल मसाज ठीक रहेगी, आपके मसल्स को रिलैक्स करेगी एंड आपको वापस से वो स्ट्रेंथ देगी। ठीक है, तो ईबो सान की तरफ देख लगा। वही दूसरा सान ईबो की तरफ देखते हुए कहा, पागल मत बनो ईबो, मैं इतना भी वीक नहीं हूँ,
आई मीन मुझे थोड़ी सी वीकनेस है एंड धीरे धीरे तक चली जाएगी। मैं अपना ख्याल रख रहा हूँ एंड मैं अपने आप खुद अपने पाँव में ऑयल लगा लूंगा, तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तभी इबो ने इंसान के पाँव को पकड़ते हुए कहा, हाँ ऐसी किसी जरूरत नहीं है इंसान का, मैंने कहा ना मुझे आपकी अच्छे से केयर करनी है एंड मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता एंड आप क्यों लगाएंगे जब मैं यहाँ हूँ तो मैं आपकी अच्छे से केयर कर सकता हूँ, तो प्लीज़ मुझे अपने पाँव दीजिए। ये कहते हुए वो इंसान के मना करने पर भी इंसान के पाँव को पकड़कर अपनी गोद में रख चुका था। इंसान ने इबो को देखते हुए कहा, बस करो इबो, इससे ठीक नहीं है। आई मीन मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। मेरे पैर को छोड़ो इबो, मेरे पैर को छोड़ो। क्या तो इंसान अपने पाँव को पीछे खींचने लगा पर इबो ने इंसान के पैर को कसकर पकड़ लिया था। उस इंसान की तरफ देखते हुए कहा, अनकंफर्टेबल क्यों? मुझसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? इंसान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, तुमसे अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। आई मीन तुम कितना करोगे इबो, बस करो। मुझे ठीक नहीं लग रहा, मैं खुद कर लूंगा, प्लीज प्लीज हनी इस बात को समझो। जैसे ही इंसान ने एक इबो की आंखें वार्म हो जाती है, उसने अपने आप को इंसान की तरफ लीन करते हुए कहा, आपने मुझे हनी कहा है ना, एंड क्या आप भूल गए हैं आप मेरे फियांसे हैं एंड मैं आपका फियांसे हूँ, तो आपके फियांसे की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने फियांसे को जल्द से जल्द ठीक कर दे। क्या आप नहीं चाहते कि आप भी मेरी उसी तरीके से केयर करें जिस तरीके से मैं केयर कर रहा हूँ? कम ऑन जानगा, मैं अभी थक गया हूँ, इसीलिए मैं आपको जल्दी जल्दी ठीक करना चाहता हूँ, क्योंकि तब मैं आपको ठीक कर दूंगा तो आप मेरी बहुत सारी करेंगे। जिस तरीके से मैं आपको पैम्पर कर रहा हूँ आप मुझे उससे भी ज़्यादा पैम्पर करेंगे। तो मैं सिर्फ सेल्फिश हो रहा हूँ जानगा, आप ज़्यादा मत सोचिए, मैं कोई बहुत ज़्यादा महान नहीं हूँ, बहुत सेल्फिश हूँ, आपसे बहुत सारा प्यार मिलने की सेल्फिशनेस में ही मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तो ज़्यादा मत सोचिए एंड मुझे खुद की परवाह करने दीजिए, जस्ट थोड़ा सा, हाँ प्लीज़। एंड मुझे इसमें बहुत मजा आता है, वैसे भी आपके सॉफ्ट लेग्स ना मुझे बहुत पसंद है, देखिए ना कितने क्यूट लग रहे हैं। ठीक है, तो वो इंसान के पाँव को देखने लगा, साले खा तुम भी ना। ये कहते हुए इंसान अपना मुंह मोड़ लेता है क्योंकि अब वो इबो की आंखों में नहीं देख सकता, उसके पूरे हेयर्स पिंक हो गए थे एंड वही दूसरी तरफ इबो के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उस इंसान को टीज करते हुए कहा, हाँ इंसान का, क्या आप ब्लश कर रहे हैं? क्या आपको ब्लशिंग फील हो रही है? एम्बैरेस हो रहे हैं क्या आप मेरे इतने से कॉम्प्लीमेंट से? पर ये सच है इंसान का, लोग अपने पाँव को देखे ना, ये कितने क्यूट है। ये कहते हुए इंसान के पाँव को दोबारा से देखने लगा, इंसान ने कहा, लान वांग इबो, अगर सच में तुमने एक और बार इन्हें क्यूट कहा ना तो आई स्वेयर मैं इतनी जोर से किक करूंगा ना कि तुम्हें पता चलेगा कि कितने क्यूट हैं। ये कहते हुए इंसान सिर्फ इबो को घूरने लगा। इबो ने हंसते हुए कहा, इंसान का, अब आप इस झूठे गुस्से से इस बात को झुटला नहीं सकते। तभी इंसान अपने पैरों को खींचते हुए कहा, ठीक है तुम्हें जो कहना है कहते रहो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, तो इंसान अपने पैरों को छुड़ाने लगा। इबो ने इंसान के पैरों को कसकर पकड़ते हुए कहा, ओके ओके ठीक है नहीं टीज करूंगा, पर मुझे इन्हें मसाज तो करने दीजिए मेरे एंग्री बर्ड। ठीक है, तो वही वो इंसान की तरफ देखने लगा। इंसान ने सिर्फ अपना मुंह मोड़ लिया था पर वो अब स्ट्रगल नहीं कर रहा था। तभी इबो को याद आया, वो बोल तो रहा है ऑयलिंग मसाज की, लेकिन वो ऑयल तो लेकर नहीं आया। उसने ईजा के साथ देखते हुए कहा, ईजा बेबी। ईजा एंड योसा जो वहीं खेल रहे थे, इबो की आवाज़ सुनकर उनका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। ईजा ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, यस डाडा। इबो ने कहा, बेबी क्या तुम जानका के पास थोड़ी देर रुकोगे? मैं ना एक्चुअली ऑयल घर पर ही भूल आया हूँ, तुम बस यू गया एंड यू आया। जान ने कहा, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, तुम मेरी जिम्मेदारी ईजा को देकर जा रहे हो? इबो ने कहा, मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं देकर जा रहा, मैं बस क्या कर जा रहा हूँ इससे। ईजा जानका का ख्याल रखना, मैं बस अभी आया। ठीक है, तो वे वो सान के पाँव वहीं बेंच पर रखकर घर की तरफ दौड़ गया था। तभी सान ने सिर्फ इबो को दूर तरफ जाते हुए देखा एंड ईजा को देखा जो सभी टिमटिमाती हुई आंखों से देख रहा था। सान ने कहा, क्या जाकर खेलो, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ बेबी। ईजा ने कहा, पर डाडा। सान ने कहा, डाडा कुछ नहीं, मैं बस तुम लोगों को यहीं से बैठकर देखूंगा, कम ऑन जाओ, यूजा तुम्हें बुला रहा है। ठीक है, तो उसने यूजा की तरफ देखा, ईजा ने सान की तरफ देखा, फिर यूजा की तरफ देखा, फिर सान की तरफ देखते हुए कहा, आर यू श्योर? सान ने कहा, ओह माय गॉड आई एम श्योर, गो बेबी, मैं बस यहीं बैठा हुआ हूँ। ठीक है, तो वो ईजा की तरफ देखने लगा। ईजा ने सान की तरफ देखा एंड फिर अनमने मन से नोट कर दिया था। वो भागकर यूजा के पास गया, लेकिन अभी भी वो रुक कर सान की तरफ देख रहा था। वही जान बस रिलैक्स होकर वहाँ उस बेंच पर बैठा हुआ था। वो सब कुछ एंजॉय कर रहा था, देख रहा था या कहो ऑब्जर्व कर रहा था। पर कहीं ना कहीं वो आवाज़ जैसे सान को फिर से सुनाई दे रही थी। बार बार वो ब्लेम सान के मन में आ रहा था, वो गिल्ट जैसे बढ़ता जा रहा था। जो कुछ अभी सान को अच्छा लग रहा था वो धीमे धीमे करके जैसे फिर से वही बेरंग सा होने जा रहा था। इस खुशी में भी पता नहीं क्यों वो बेरंग, वो बदरंग सी यादें जैसे सान का हिस्सा बन रही थी। उसे पता नहीं क्यों फिर से वहीं घसीट कर ले जा रही थी जहाँ सान जाना नहीं चाहता। सान ने बस अपने कानों पर अपने हाथ रख लिए थे, अपने आप बस वहीं उस बेंच पर लीन कर लिया कुछ देर के लिए शांत करने के लिए। तभी कुछ पल में एहसास होता है कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। सान एकदम से फ्लिंच कर उठता है। वो और कोई नहीं बल्कि ईबो था जो सान को देख रहा था अपने कंसर्न आईज से। सान ने अपनी ब्रीथ को नॉर्मलाइज करते हुए कहा, इबो तुम इतनी जल्दी आ गए? इबो ने सान के पास बैठते हुए कहा, वरना मुझे डर था अगर मैंने आपको ज़्यादा देर तक अकेले छोड़ा तो आप फिर से बहुत कुछ सोचने लग जाएंगे, इसलिए मैं बस जल्दी आ गया। ये कहते हुए इबो ने अपना ऑयल का बॉक्स वहीं साइड में रखा एंड सान का हाथ अपने हाथों में दे लिया। सान कुछ देर के लिए चुप रहता है एंड वो बस सामने की तरफ देखने लगता है। तभी इबो ने सान की तरफ देखते हुए कहा, आप फिर से वही सब सोच रहे थे? सान ने इबो की तरफ देखा एंड फिर से सामने की तरफ देखते हुए कहा, मैं हेल्पलेस हूँ इबो, मैं सोचना नहीं चाहता, आई स्वेयर मैं सोचना नहीं चाहता, पर ये आवाज़ खुद ब खुद। ठीक है, तो इंसान जिससे अपनी आवाज़ में डूबता जा रहा था। तभी इबो ने इंसान का हाथ कस कर पकड़ा एंड उस पर जेंटली किस करते हुए कहा, कोई आवाज़ नहीं है इंसान का, सिर्फ मेरी आवाज़ है। ठीक है, तो हुए इबो ने अपने लिप्स को इंसान के ईयर्स के पास रखा बहुत धीमे से एंड उसके कान में विस्पर करते हुए कहा, इबोस लव यू अ लॉट। सिर्फ यही चीज़ आपको याद रखनी है, हमारे
एक बहुत ब्यूटीफुल फ्यूचर हमारा इंतज़ार कर रहा है, हमारे बेबीज हमारा इंतज़ार कर रहे हैं जान का। एंड उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग बनना होगा। सिर्फ यही आवाज़ है जो आपको सुनाई देनी चाहिए, यही आवाज़ है जो आपके जहन में गूंजनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्या आप मेरे लिए इतना करेंगे हनी? प्लीज़ डार्लिंग, क्या आप मेरे लिए इतना करेंगे? ये कहते हुए इब्ने जेंटली सान के ईयर्स पर किस कर दिया था। इंसान अपनी आंखों को बस बंद कर लेता है। कुछ पल के लिए सान के जहन में सिर्फ यही आवाज़ गूंज रही थी, फ्यूचर, हमारे बेबीज़, हम। एंड जैसे जैसे ही वो सान के कान में बोल रहा था, सान के आंखों के सामने भी जैसे एक फ्यूचर की इमेज बनती जा रही थी। एंड जान का उन पुरानी यादों से छूटकर उस नई फ्यूचर की यादों में खोता चला गया। जान को एहसास ही नहीं हुआ। कुछ देर के बाद फाइनली जान का माइंड थोड़ा सा काम हो गया था, पर जैसे जैसे उसके माइंड में फ्यूचर का ख्याल आया, एक एक जान ने अपनी आंखों को खोल लिया। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, फ्यूचर? ईबो ने कहा, हमारा फ्यूचर। जान ने कहा, ईबो क्या तुमने बच्चों को हमारे बारे में बताया है? इस सवाल पर ईबो चुप हो जाता है। जान की आंखों में देखने लगता है। जान ने कहा, क्या तुमने कुछ कहा? ईबो ने जान की तरफ देखते हुए कहा, मुझे क्या कहना चाहिए था जान का? मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। जान ने कहा, क्या? पर वो तो तुम्हें डाडा कहते हैं ना? इस सवाल पर ईबो चुप हो गया और वो जान की तरफ देखने लगा। सो हे एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को आज का पार्ट पसंद आया होगा। एंड अब तक स्टोरी का प्रोस्पेक्ट हमने सान की साइड से देखा था, पर युवानी की साइड की कहानी अभी सुनना बाकी है, जो धीरे धीरे कर अनफोल्ड हो रही है। क्या पास्ट उतना ही डार्क है? क्या युवानी उतनी ही गलत है जितनी पास्ट में दिखाई देती है, या सच कुछ और ही है? लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। बाकी आपको क्या लगता है, ये जानी कौन है? हाँ, इस सवाल का जवाब हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एंड हाँ, एक और बात, मैंने पिछली बार आप लोगों से मेंबरशिप की बात की थी, एंड नो डाउट इस पर मुझे काफ़ी मिला जुला रिस्पॉन्स मिला, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। कुछ लोग फेवर में थे एंड कुछ लोग कम्प्लीटली अपोज कर रहे थे। तो गाइज, एज आई टोल्ड यू, ये एक मेंबरशिप प्रोग्राम है जो यूट्यूब प्रोवाइड कराता है हम क्रिएटर्स को, ताकि वो उन मेंबर्स को कुछ स्पेशल कंटेंट प्रोवाइड करा सके या कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा सके, जो कि उन बाकी मेंबर्स को नहीं मिलेगा, जो लोग इस मेंबरशिप के मेंबर नहीं होंगे। एंड इस मेंबरशिप को परचेस करने के लिए ऑफ कोर्स आपको कुछ अमाउंट पे करना होगा। मैंने 3 लेवल सेट किए हैं। फर्स्ट है हमारा सुपर कैंडीज़, जिसका अमाउंट 89 रुपीज़ है। एंड इसके थ्रू आप लोगों को उन सभी चैप्टर्स का एक्सेस मिलेगा जो मैं नॉवल के ख़त्म होने के बाद, यानी कि उसके एपिलॉग के थ्रू ऐड करूँगी। एंड ये चैप्टर कितने भी हो सकते हैं, 5, 10, या जितना मुझे अच्छा लगेगा, जितना उस स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बना सकता है, या उनकी आफ्टर लाइफ को और इंटरेस्टिंग बना सकता है, या उन स्टोरी से मिलता जुलता होगा, उन चैप्टर्स में मैं ऐड करूँगी। एंड उस सभी चैप्टर्स का एक्सेस उन लोगों को मिलेगा जो हमारी सुपर कैंडीज़ यानी कि फर्स्ट लेवल को परचेज करेंगे, जिसका प्राइस 89 रुपीज़ है। एंड सेकेंड लेवल जो है वो है चंक्स। इसके अंदर मैंने डिसाइड किया है कि इसमें मैं अपनी आने वाली अपकमिंग नॉवेल्स को, जो भी मैं आगे शेयर करा करूँगी, उन स्टोरीज़ को एक चंक में डाला करूँगी, जैसे कि 5-10 चैप्टर एक साथ। तो इससे वो लोग जिन्हें स्टोरी में सस्पेंस पसंद नहीं है, वो लोग एक साथ स्टोरी को सुन पाएंगे। एंड इसके अलावा भी मैं इसी सेकंड लेवल में या इस चंक में कुछ 1 शॉट भी शेयर किया करूँगी, जो काफ़ी लॉन्ग वीडियोस हुआ करेंगे। 2 आवर्स की भी हो सकती हैं, 1.5 आवर्स की भी हो सकती है, मतलब लॉन्ग वीडियो हुआ करेंगी, जिसमें कंप्लीट स्टोरी एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी, चाहे फिर उसके लिए मुझे कितनी भी लॉन्ग वीडियो क्रिएट करनी पड़े। हाँ, पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम लिमिट 2 आवर्स रहा करेगी। तो ये सब भी चंक वाले लेवल में अवेलेबल होगा। इसका प्राइस है 199। एंड आई नो बहुत सारे लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप लोग इसे परचेस करें ही। बस ये उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि क्यूरियोसिटी ब्रेक ना हो, तो सिर्फ उन लोगों के लिए। एंड थर्ड लेवल, ऑफकोर्स थर्ड लेवल भी है, जिसका प्राइस है 399। एंड मैं जानती हूँ वो कोई भी नहीं खरीदेगा, तो उसके बारे में अभी बात नहीं करते हैं। तो अभी ये 2 लेवल ही हैं जिससे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। एंड अगर कोई थर्ड लेवल परचेज करना चाहता हो तो लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर पूछ सकते हैं उसके बारे में, तो मैं आप लोग को वहाँ डिटेल्स शेयर कर दूँगी। यहाँ वीडियो में डिस्कस करना बेकार है। बाकी अब उन मेंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो लोग मेंबरशिप को नहीं खरीद सकते। तो गाइस, जो भी स्टोरी, जो भी नॉवल मैं अपने इस चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वो नॉवल अपने आप में कंप्लीट होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं स्टोरी को बीच में छोड़ूंगी या फिर आप लोग को ऐसा लगेगा कि कोई अधूरी सी है। आप लोग को पहले भी नहीं लगा होगा जब मैंने रोजेस ऑफ स्नो कंप्लीट की थी, या फिर जैसे कि मैंने वांट टू लव योर कोल्ड हार्ट कंप्लीट की। लेकिन फिर भी जैसा रहता है ना कि आखिरी में चीज़ें खत्म होने के बाद हमारी इमेजिनेशन दौड़ने लगती है कि दूर तक अब क्या होगा स्टोरी में आगे, जब 5 साल बीत जाएंगे या 10 साल, या वो लोग अपनी रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे, तब क्या होगा। तो वो सारे जो मोमेंट्स होंगे ना, वही हैं जो मैं आगे एक्स्ट्रा चैप्टर्स के अंदर ऐड करूँगी। एंड वो जैसे कि मैंने आपसे कहा, वो स्पेशल मेंबर्स के लिए होंगे, क्योंकि मैं स्पेशली राइट करूँगी चैप्टर्स। बिकॉज एज अ राइटर मैं भी बस थोड़ा सा अपने आप को एक्सपैंड करना चाहती हूँ। और क्योंकि किसी ने मुझसे कमेंट में कहा था कि वीडियो के थ्रू आप लोग ऑलरेडी कमा लेते हो, तो गाइस आई कांट, मैं आपको शेयर भी नहीं कर सकती कि यूट्यूब हमें क्या अमाउंट पे करता है, बिकॉज ये शायद मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहती। एंड ये चीज़ अमाउंट के लिए है ही नहीं, मैं बस कुछ स्पेशल ऐड करना चाहती हूँ उन सभी मेम्बर्स के लिए जो इसको परचेज़ करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस।
बाकी आप लोगों को कैसे मेंबरशिप लेनी है, परचेज़ करनी है, वो आपको मेरे चैनल पर दिख जाएगा। आप लोग मेरे चैनल पर क्लिक कीजिएगा एंड चैनल पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को एक जॉइन का बटन दिखाई दे रहा होगा। आप जॉइन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग के सामने वो चार्ट खुलकर आ जाएगा जिसके अंदर लेवल्स हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड जो भी आप लोग लेना चाहें फर्स्ट लेवल या सेकंड लेवल वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। प्राइस वहाँ पर मेंशन होगा। अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। एंड जो लोग मेंबरशिप अफोर्ड नहीं कर सकते या जो लोग मेंबरशिप परचेज नहीं कर सकते उनके लिए कोई भी प्रेशराइजेशन नहीं है। प्लीज़ गाइज, आप लोग के लिए और भी कंटेंट्स अवेलेबल होंगे, आप लोग के लिए आगे आने वाली मेरी नई स्टोरी भी अवेलेबल होगी, आप लोग उसे एंजॉय कीजिएगा। जैसे कि हमारी ये इन द एम्ब्रेस ऑफ माय लव खत्म होते के साथ ही मैं एक न्यू नॉवल लेकर आऊँगी, आप लोग उसकी जर्नी को एंजॉय कीजिएगा। ओके, आपके लिए सब कुछ पहले जैसा ही होगा, कोई भी बदलाव नहीं होगा, ठीक है। कंटेंट भी वैसा ही होगा, स्टोरी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा एंड वैसे भी वो सब एपिलॉग्स हैं, यानी कि एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं, एक्स्ट्रा लाइफ है हमारे उस नॉवल के कपल की, जो मेन स्टोरी पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होगा, आप लोग अभी भी वही क्वालिटी प्रोवाइड कराई जाएगी जो अब तक मैं प्रोवाइड करती आ रही हूँ। आई मीन उतनी मेहनत करूँगी मैं अपने आगे के नॉवेल्स पर भी जितनी अब तक की है। तो ये सिर्फ एक सपोर्ट है मेरे लिए। जो लोग भी मुझे सपोर्ट करना चाहते हो प्लीज़ परचेस करना मेंबरशिप को, एंड जो नहीं करना चाहते वो भी मोस्ट वेलकम है चैनल के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।